Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I have brought the first video of your second lesson from Flamingo, Lost Suffering by अनीस जंग। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका सेकंड लेसन लेके आया हूँ, लॉस्ट सफरिंग, और ये फर्स्ट वीडियो है। लॉस्ट सफरिंग हैज़ बीन रिटन बाय अनीस जंग। आप जानते ही हैं कि यह अनीस जंग इस लेसन के राइटर हैं और फ्लामिंगो बुक में से ये सेकंड लेसन है एंड दिस इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन है। और लॉस्ट सफरिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। लेखिका ने कहानियाँ लिखी हैं चुराए हुए बचपन के बारे में। ऐसे बच्चे जिनका बचपन होता ही नहीं है, बचपन छीन लिया जाता है, उन बच्चों के बारे में ये कहानियाँ हैं। Let's begin the video lecture by explaining something about the author. Author के बारे में कुछ जान लेते हैं, अनीस जंग के बारे में। अनीस जंग, she was born in 1964 in रोरकेला। रोरकेला में इनका जन्म हुआ था, वेस्ट बंगाल, और spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। बचपन और इनका किशोर अवस्था, adolescence period, हैदराबाद में बीता। She received her education in Hyderabad and in the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी जो हायर एजुकेशन थी वो हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स में हुई, अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स, वो दोनों राइटर्स थे। अनीस जंग बिगैन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। और भारतवर्ष में इन्होंने अपना करियर, जो पेशेवर जीवन होता है, वो एक लेखिका के रूप में शुरू किया। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। और अखबार, जो मेजर अखबार हैं भारत के या विदेशों के भी, अब्रॉड के, इन्होंने अखबारों के लिए लिखती रही हैं और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। कॉलमनिस्ट कौन होता है? जो अखबारों में अपने आर्टिकल्स अपने छपवाते रहते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दी लेसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इन दिस लेसन द ऑथर अनीस जंग प्रेजेंट्स ए वेरी मिजरेबल पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में बच्चों की दुर्दशा को पेश करती हैं कि बहुत से बच्चे मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं इंडिया में। उन बच्चों की तरफ ये फोकस करती है। ये लिखते हैं, whose childhood has been lost somewhere in the heaps of garbage in small scale factories, brick kilns, dhabas, steel stalls, and even in the houses of the middle or the upper class people doing odd jobs to add to the pretty income of their parents। जिन बच्चों का इस लेसन में जिक्र किया है अनीस जंग ने, उन बच्चों का बचपन छीना हुआ है। इनका बचपन होता ही नहीं है, बचपन इन्हें पता ही नहीं होता क्या है, तो इसलिए इनका लॉस्ट सफरिंग इस टाइटल को रखा है। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग एक बहुत ही प्लेजेंट सीजन होता है। जैसे ऋतु होती है, एक साल में हमारे देश में 6 ऋतु आती हैं, उनमें सबसे आकर्षक ऋतु कौन सी है? बसंत ऋतु है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी पड़ाव आते हैं, स्टेजेस आती हैं। तो जो बचपन का टाइम होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें ना कोई चिंता होती है, ना कोई दुख दर्द, ना कोई इस तरह की परेशानी जो बड़े लोग महसूस करते हैं। बचपन के बाद जो पड़ाव शुरू होते हैं, एडolescent आता है पीरियड, और फिर यूथ पीरियड आता है, आदमी प्रौढ़ हो जाता है, वो सारे चिंताओं से घिरे हैं। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ के मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं और इनका बचपन कहीं ना कहीं हीप्स ऑफ गार्बेज में खो गया, क्योंकि कूड़े कचरे के ढेरों में खो गया। मीन्स यहाँ ये कूड़ा कचरा बीनते हैं, गलियों में से उठा के उसे ले आते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं। स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज जैसे ब्रिक किलन्स हैं, भट्टे हो गए ईंटों के, ढाबाज वगैरह में, टी स्टॉल में काम करते हैं और कम उम्र में काम करते हैं। हालांकि चाइल्ड लेबर एक्ट है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे लगाना कानूनी अपराध है, परंतु फिर भी ये बच्चे इस चीज का शिकार है। या फिर मिडिल या अपर क्लास पीपल लोगों के घरों में ये काम करते हैं, ऑड जॉब करते रहते हैं। ऑड जॉब का मतलब झाड़ू पोंछा वगैरह करना, ये इस तरह की जॉब ये करते हैं ताकि इनके पेरेंट्स की इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सके। She tries to sensitize the people, satires the authorities who claim to enact law against child labor। और इस तरह से जो लेखिका है ये लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, इन समस्याओं से के बारे में उन्हें अवगत कराते हैं, उनकी संवेदनाओं को जगाते हैं। सेंसिटाइज करना क्या होता है? संवेदनाओं को जगाना। और सटायर भी करते हैं, व्यंग भी मारते हैं। अब सटाराइज करना
व्यंग मारना अथॉरिटीज पे, उन अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कानून बना रखा है बच्चों के। इनेक्ट मीन्स टू मेक, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये कानून है और वो दावा करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज ए शॉर्ट पार्ट टेकन फ्रॉम ए टेक्स्ट, मूवी या किसी बुक का कुछ छोटा हिस्सा एक्सेप्ट बोलते हैं। फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट सफरिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चिल्ड्रन, ये जो बड़ी बुक है इनकी उसमें से ये एक छोटा सा टुकड़ा है, पीस है। हियर शी एनालाइजेज the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। यहाँ पे वो एनालाइज करते हैं इस ग्राइंडिंग पॉवर्टी का। ग्राइंडिंग मीन्स क्रशिंग, गरीबी क्रशिंग होती है, जीवन को ख़त्म कर देती है, एक किस्म से कोई खुशी नहीं रहती जीवन में। गरीबी एक अपने आप में अभिशाप है। पॉवर्टी इज ए कर्स, और जो रीति रिवाज इन्हें इन बच्चों को शोषित करते हैं, लेखिका यहाँ एनालाइज करती है उन चीज़ों को। The text of the lesson begins. Let's begin the text. Sometimes I find a rupee in the garbage. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनीस जंग अक्सर जैसे ही वो अपने घर से निकलती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो रास्ते में इन्हें ये कचरा बीनने वाले बच्चे मिलते हैं, जो आप गलियों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10-12 साल की उम्र के होते हैं, आमतौर पे 8-10 साल के। ये कचरा उठाते रहते हैं और अपने बोरियों में डालते रहते हैं उन्हें। तो इनमें एक साहिब नाम का लड़का है जिससे लेखिका की बात होती रहती है। अक्सर लेखिका उस बच्चे से बातें कर रही है, लड़का उन्हें जवाब दे रहा है। ये यहाँ से डायलॉग से ही शुरू होता है, कन्वर्सेशनल टोन एकदम लेसन में है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। पूछा होगा कि गार्बेज में क्या मिलता है, तो लड़का कहता है कि कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है गार्बेज में। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning by not doing any work just for gold in the garbage dumps of my neighborhood। Word meaning देख लेते हैं। encounter का मतलब क्या होता है? अचानक मिलना, to meet all of a sudden। Carousing क्या होता है? Asking people for money by not doing any work just like begging। पैसे मांगना लोगों से just जैसे भिखारी मांगते हैं। और गोल्ड, ये गोल्ड इसको पैसे को ही कहते हैं, इसमें पैसा मिल जाता है, कई बार चीज़ें मिल जाती हैं कीमती, और इसका मतलब यहाँ कॉइन्स या रुपीज़ से है। गार्बेज डंप्स में, डंप्स क्या होते हैं? पिट्स, एम्प्टी प्लॉट्स होते हैं, गलियों में आमतौर पे कई बार मिल जाते हैं, तो उनमें लोग गार्बेज के कूड़े करकट के ढेर लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी ये तलाश करते हैं उन चीज़ों की आस पड़ोस में। और सीमापुरी में तो आप जानते हैं दिल्ली में वो कुछ कचरे के ढेर होते थे, बड़े बड़े होते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब लेखिका को बताता है कि उन्होंने बहुत समय पहले अपना पुश्तैनी घर छोड़ दिया था जहाँ ओरिजिनली रहते थे। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम is not even a distant memory। Amidst means in the middle of, surrounded by। ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका शहर के आसपास के जो ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ कहीं इनका गांव था, घर बना हुआ था। और ये जो घर है ढाका का, इनकी मेमोरी में अभी गायब नहीं हुआ। इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, दूर की याद नहीं है, मीन्स वो बिल्कुल ताज़ा है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसे बताती है कि इनके खेत हुआ करते थे और जहाँ पे तूफान आते थे, साइक्लोन, आप जानते हैं कि बांग्लादेश वगैरह में इनमें साइक्लोन आते हैं, और इन्होंने इनके खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया, घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्वीप करना होता है, वैसे झाड़ू मारना होता है, परंतु यहाँ पे जैसे कोई झाड़ू मार गया हो, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। दैट्स वाई दे लेफ्ट। यही कारण था कि उन्होंने अपने घर बार छोड़े। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और वहाँ पे ये कचरा बीनते हैं, उसमें पैसा मिल जाता है इन्हें। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। दबी आवाज में कहता है, मटर करना होता है स्पीक क्वाइटली इन ए लो पिच ऑफ वॉइस, लुकिंग अवे। लेखिका की आंखों में आंखें डाल के ना बोलता हुआ, साइड में देखता हुआ कहता है कि मेरे पास करने को अब कुछ भी नहीं, इसके अलावा मैं क्या करूं, मेरे पास कोई काम भी तो नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। गो टू स्कूल, आई सेड ग्लिबली। ग्लिबली मीन्स स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस बट कैजुअली, थोड़ा
कॉन्फिडेंस से बोलना, परंतु ना सोचते हुए, ऐसी बात कहते हुए जो कि कल को शायद पूरी ना हो। तो लेखिका ने ग्लिबली कहा, स्कूल जाओ, स्कूल में क्यों जाते? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो दैट वॉइस मस्ट साउंड। और लेखिका तुरंत ही रियलाइज कर जाती हैं। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, रियलाइज करना, अनुभव करना, महसूस करना अपनी एडवाइस की हॉलोनेस पे, कि उनकी जो एडवाइस थी स्कूल जाने की कितनी खोखली थी। उन लड़कों की मजबूरी थी कचरा बीनना, वो कैसे जा सकते हैं इस काम को छोड़ के स्कूल में। तो अब उसे अपनी दी गई नसीहत पर थोड़ा सोचा उन्होंने। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। लड़का कहता है, साहेब कहता है कि हमारी नेबरहुड में, हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब कभी बनेगा तो चला जाऊंगा। लेखिका फिर कैजुअल मैनर में कहती है, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क, हाफ जोकिंग, थोड़ा हाफ जोकिंग वे में कहा उन्होंने, जैसे कोई थोड़ा बहुत मजाक कर रहा है। जब मैं स्कूल खोलूंगी तब तुम आओगे मेरे स्कूल में? स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वही लड़का लेखिका की तरफ भाग आ रहा है और आके एकदम पूछता है, जैसे हाँप रहा हो, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? और लेखिका कहती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब लेखिका एम्बैरेसमेंट फील कर रही है, थोड़ी शर्मिंदगी उन्हें हो रही है, शाइनेस उन्हें महसूस हो रही है, क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था कि जब मेरा स्कूल बनेगा तब आओगे, एक ऐसा वादा जो वो पूरा नहीं कर पाएगी। तो ये सोचते हुए कि वो वादा उन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसी उम्मीद जिसे वो पूरा न कर सके क्यों जगाई उसके मन में। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। यहाँ पे डीप मीनिंग है, परंतु जिस तरह का प्रॉमिस उसने लेखिका ने किया, इस तरह अबाउंड इन मीन्स आर इन प्लेंटी, प्रेजेंट इन प्लेंटी, इस तरह के वादे तो इनके जीवन में चलते रहते हैं। लोग आते होंगे, जैसे वोट मांगने आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते होंगे वोट मांगने, तो वो भी बड़े वादे करते होंगे। इनका जो वर्ल्ड है चार्मलेस वर्ल्ड है, ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मीन चार्मलेस, जिसमें कोई खुशी ना हो, अंधकार हो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीने इसी तरह बातचीत चलती गई, तो एक दिन लेखिका उससे नाम पूछती है। He told the narrator his name Sahib Alam, and he announced his name somewhat feeling excited, not proud. He didn't know the meaning of his name. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have had a hard time believing it. लेखिका कहती हैं कि उसे अपने नाम का अर्थ नहीं पता था. He didn't know the meaning of his name. If he knew that his name meant the Lord of the universe, इस ब्रह्मांड का मालिक, Lord means भगवान, ईश्वर, इस ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर है. The narrator wants to explain here, if he had known the meaning of his name, that is Lord of the universe, he would not have believed it. He would have had a hard time believing it. मीन्स उसे बहुत समय लगता, बहुत मुश्किल आती उसे ये बात समझने के लिए कि उसका नाम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, इस ब्रह्मांड का मालिक है, और जबकि वो गलियों में से कचरा बीनता है, उठाता है. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware means not knowing what his name represents. He didn't know the meaning of his name. He roams about. Roams about means he wanders about. वह गलियों में फिरता रहता है, along with his friends, अपने friends के साथ, which is an army of barefoot boys. आर्मी मीन्स ग्रुप. इट्स अ ग्रुप ऑफ बेयरफुट बॉयज. ऐसे लड़कों का ये समूह है जो नंगे पांव रहते हैं. यहाँ पे एक सिमिली दी है नरेटर ने कि दे अपीयर इन द स्ट्रीट्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड देन दे डिसअपीयर एट नून. वो सुबह सवेरे गलियों में दिखाई देते हैं जैसे कि मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं, जो सुबह सुबह ठंड ठंड में पक्षी इधर उधर होते हैं, घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, और अपने भोजन की तलाश में दोपहर गर्मी होते ही ये गायब हो जाते हैं. तो इन दिस पैसेज द नरेटर टेल्स अस दैट साहिब डिडंट नो द रियल मीनिंग ऑफ हिज नेम विच वाज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. He keeps on wandering about the streets along with his friends, barefooted boys, and they appear in the streets like morning birds and then they disappear at noon.
Over the months, I have come to recognize each of them. This process took several months, and during this period, the narrator came to know all of them. She was able to recognize each and every boy of that group. कई महीनों तक ये सिस्टम चलता रहा और नरेटर उनके नाम पूछती, बातें करती उनसे. इस तरह से नरेटर उस ग्रुप के सभी बच्चों को जानने लगी, पहचानने लगी. रिकग्नाइज करना, पहचानना होता है. उनके नाम तक वो पहचानने लग गई थी. और एक दिन लेखिका कहती है उनसे, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? लेखिका ने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे? माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली. वह जवाब देता है सिंपली, बड़े भोलेपन में वो जवाब देता है. कहता है कि मेरे चप्पल शेल्फ में ऊपर ऊंचाई पे हैं, उसमें रखे हुए हैं और मेरी माँ ने उतारे नहीं हैं, नीचे नहीं उतारे. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. एक और लड़का जिसने शूज़ पहने हुए हैं और ये शूज़ उसको मैच नहीं करते, ऐसे लगते हैं कि जैसे कहीं से उठाए हुए हैं, किसी और के शूज़ हैं, उसे मैच नहीं कर रहे थे वो. तो वो कहते हैं कि यदि इसकी माँ इसको चप्पल दे भी देती तो ये उन्हें फेंक देता. When I comment on it, he shuffles. और लेखिका जब ये बात पूछती है, कमेंट करती है इस बात से, उससे पूछती है कि ऐसा है क्या, तुम चप्पल नहीं पहनना चाहते, उन्हें फेंक दोगे क्या? ही शफल्स. शफल करना यहाँ पे फीलिंग अनकंफर्टेबल, एक पैर से दूसरे पैर पे जैसे शफलिंग करते हैं, वज़न एक पे ना डालते हुए दूसरे में शेयर करते हैं, मतलब वो शफलिंग करने लगा. कभी उस पैर के बाहर खड़ा हो गया, कभी उस पैर पे वज़न डालता हुआ खड़ा हो गया. तो कहता कुछ नहीं है. एक्चुअली ही वॉज फीलिंग गिल्टी. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. फिर तीसरा लड़का बोलता है और इस लड़के को अब तक के जीवन में जूतों का एक भी पेयर नसीब नहीं हुआ. वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए. I want shoes. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. अब लेखिका कहती हैं, she tells us that she has seen such barefoot children, boys and girls walking barefoot in cities as well as on village roads. कि उन्होंने ऐसे बच्चों को गलियों में घूमते देखा है, नंगे पाँव चलते देखा है शहरों में, और गांव की स्ट्रीट्स में भी, गलियों में भी उन्हें देखा है. यहाँ पे रोड्स का मतलब स्ट्रीट्स से, गांव में गलियाँ होती हैं. सड़कें तो अब बनी हैं, मतलब वहाँ पे पक्की होगी, कंक्रीट की बन गई हैं गलियाँ, पहले तो कच्ची होती थी. It's not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. ये जो barefoot बच्चे घूमते हैं, बिन चप्पलों के, बिन शूज़ के बच्चे घूमते हैं, इसकी एक explanation तो ये हो सकती है कि ये tradition है. इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है कि चप्पलें वो अफोर्ड ना कर सकते हो. ये एक फैशन बन गया, उनका ट्रेडिशन बन गया कि बेयर फुट रहना. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. अब लेखिका यहाँ सोचती हैं, गंभीरता से सोचती हैं, थोड़ी आश्चर्यचकित भी होती हैं कि क्या एक बहाना है, is only an excuse बहाना to explain away a perpetual state of poverty. ये जो इस तबके में एक perpetual गरीबी है, स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी की स्थिति, परपेचुअल अनएंडिंग, जो कभी ख़त्म ना होती हो, तो उसको एक्सप्लेन करने का एक बहाना है ताकि वो गरीबी एक्सप्लेन ना करनी पड़े इन्हें. Actually, that is the way to avoid telling about their state of poverty. The writer wonders, she thinks that it might be the case that they do not want to explain about their poverty. They want to hide their poverty by explaining that they don't like to wear shoes and chappals. I remember a story a man from Udupi once told me. लेखिका कहती हैं कि उन्हें एक कहानी याद है और वो कहानी एक व्यक्ति ने सुनाई थी जो उडीपी कोई जगह, प्लेस है, वहाँ से आया था. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट. वो व्यक्ति लेखिका को बताता है अपनी कहानी कि जब वो एक स्कूल गोइंग बॉय था तो एक मंदिर के सामने से, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था. पास्ट मीन्स गुजरता हुआ, एक ओल्ड टेम्पल
के सामने से गुजरता हुआ। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और उस टेम्पल में उसके फादर पंडित थे, प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वो टेम्पल में और मंदिर के सामने वो खड़ा हो जाता थोड़ी देर के लिए ब्रीफली, और एक जोड़े शूज के लिए वो प्रार्थना करता कि ईश्वर उसे एक जोड़ा जूतों का दे दे। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of डेसोलेशन, मिजरी एंड लोनलीनेस। 30 वर्ष बाद आई कौन है यहाँ पे? अनीस जंग ऑथर कहती हैं कि वो उस कस्बे में गई, उस शहर में गई और टेम्पल देखा उन्होंने, जो कि एक डेसोलेशन, प्लेस ऑफ डेसोलेशन बन चुका है। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, मीन्स वहाँ पे निर्जरता नजर आती है, एक डेसोलेशन, एक सूनापन, अकेलापन नजर आता है। और मिजरी यहाँ पे दुख संकट होते हैं, वैसे मीनिंग इसका मिजरी, मिजरेबल लाइफ जो होती है, दैट इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड ट्रबल्स। वो जो मंदिर है एक सुनसान सी जगह नजर आती है, जैसे कोई वहाँ रहता नहीं हो। डेसोलेशन, मिजरी एंड लोनलीनेस। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और जो आंगन था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ अब नया पंडित रहता है, वहाँ पे क्या था? रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर रखी हुई हैं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और लेखिका ने क्या देखा कि एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई है और सॉक्स और शूज भी पहने हुए हैं, वहां पे हाँफता हुआ आया। पेंटिंग मीन्स हाँफता हुआ। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पे उसने अपना स्कूल बैग फेंक के मारा। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। अब इस लड़के को देखते हुए लेखिका को वही लड़का याद आ गया जिसने वो उडीपी की कहानी सुनाई थी, जिसने वो बताया था कि वो मंदिर के सामने हर रोज एक शूज के जोड़े के लिए, एक जूतों के जोड़े के लिए प्रार्थना किया करता था। द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, और जब उसे वो शूज मिल गए थे तो फिर वो प्रेयर ये करता कि हे भगवान, ये शूज उससे कभी अलग ना हो, इन शूज को वो खो ना दे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने या ईश्वर ने उसकी प्रेयर को मान लिया था, ग्रांट कर लिया था। ग्रांट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। आज के युग में, प्रेजेंट टाइम्स में अगर देखे जाए, जैसे वो उस पंडित का बेटा था जो सेकंड प्रीस्ट का बेटा था, शूज पहनता है, सॉक्स पहनता है, तो सभी बच्चे आजकल शूज पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेखिका कहती हैं कि देर आर मैनी चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड लाइक दोज रैग पिकर्स, दे डू नॉट वेयर शूज, दे रिमेन शूजलेस। उनके पड़ोस में बहुत से रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स जैसे बच्चे हैं, वो शूजलेस हैं, उनके पास कोई शूज नहीं है। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स अ पर्सन हुम यू डू नॉट नो वेरी वेल। परिचित व्यक्ति को एक्वेंटेंस कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको आप भली भांति न जानते हो, बस हेलो हाय जैसे होती है हाथ, उसको वैसे ही जानते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एंड माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। और लेखिका अब ये बताती है हमें कि इन बच्चों से, इन रैग पिकर से जो उनकी एक्वेंटेंस हुई है, एक परिचय हुआ है, वह परिचय लेखिका को सीमापुरी में ले जाते हैं। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की पेरिफेरी पे है। पेरिफेरी मीन्स आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली, इट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अगर सिंबॉलिकली देखें, हम प्रतीकात्मक अंदाज में देखें तो दिल्ली इन बच्चों से बहुत दूर है। हालांकि ये दिल्ली में रहते हैं, सीमापुरी इज इन दिल्ली, बट दे आर अवे फ्रॉम the progress, the development of New Delhi. Those who live here are squatters. Squatters are those people who are living at some place without the owner's permission. बिना मालिक की आज्ञा के जब लोग किसी के स्थान पे रहने लग जाएं, those are called squatters. The pronunciation of the word is squatters. This is O sound. Squatters who came from Bangladesh back in 1971. और ये लोग squatters जिन्हें यहाँ लेखिका कह रही हैं, ये बांग्लादेश से आए थे, 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का परिवार इन परिवारों में से एक है। 1971 में बांग्लादेश बना था, ये ईस्टर्न पाकिस्तान था पहले, उसके बाद
बाद बांग्लादेश बना, तो वहाँ से कुछ लोग उजड़ के कह लो विस्थापित होके इधर आ गए थे। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी। उस समय जब ये कहानी लिखी गई या जब ये लोग बसे होंगे यहाँ आके, तो वो विल्डरनेस था। विल्डरनेस क्या होता है? एम्प्टी प्लेस, जो एरिया प्रयोग नहीं होता, कोई रेजिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, घास फूस कबाड़ खड़ा हो, उसे विल्डरनेस कहते हैं। और आज भी विल्डरनेस है, बट इट्स नॉट एम्प्टी, आज एम्प्टी नहीं है। सीमापुरी अगर आप देखो तो कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे। इन structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, waste matter, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. In structure of mud, the narrator Anis Jung tells us that 10,000 rag pickers live in the structures made of mud and with roofs of tin and tarpaulin, and they do not have any basic facilities like sewage, drainage, running water, drinkable water for themselves. ये लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर मड के बना रखे, कच्चे मिट्टी के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ऊपर छतें इन्होंने टिन की हैं या तरपोल की हैं, और डिवॉइड मीन्स लैकिंग इन स्विच। द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज स्विच। स्विच की फैसिलिटी नहीं है। स्विच मीन्स जैसे वेस्ट मैटर लाइक यूरिन और सॉलिड वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो नहीं है। कोई स्विच सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, टैप्स से होती हैं पानी की, ड्रिंकेबल वाटर की। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. और यहाँ पे ये 30 वर्ष से रह रहे हैं, जब ये लेखिका ने ये लेसन लिखा होगा तब तक 30 साल हो गए थे। इनकी कोई पहचान नहीं है। दे आर लिविंग देयर विदाउट एनी आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई परमिट नहीं है इन पे। दे हैव ओनली राशन कार्ड दैट अनेबल्स देम टू कास्ट देयर वोट्स इन इलेक्शंस। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ने, उन्होंने इनके राशन कार्ड बना रखे हैं ताकि थोड़ा बहुत राशन मिल जाए, ताकि ये वोट अपनी कास्ट कर सके, एक पहचान पत्र मिला हुआ है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और इन लोगों के लिए फूड अधिक इम्पोर्टेंट है, भोजन अधिक इम्पोर्टेंट है देन सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर लिविंग देन एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज यूजलेस फॉर देम। एक्चुअली दे वांट टू सर्वाइव, दे वांट टू लिव। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. कहते हैं कि if at the end of the day, ये लोग जो सीमापुरी में रहते हैं वो लेखिका को बताते हैं, अगर दिन की समाप्ति पे वो अपने परिवार को इस काबिल हो जाए कि वो उन्हें भोजन खिला सके, मीन्स दिन में अगर वो कुछ मेहनत करके कुछ पैसा कमा सके, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, कुछ भोजन खिला सके ताकि वो रात को बिना एकिंग स्टमक का मतलब क्या है? जब भूख लगती है, दे फील पेन इन देयर स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ सीमापुरी में रहना बेहतर समझेंगे, बजाय इसके कि ऐसे खेतों में अपने बांग्लादेश में जहाँ पे इनकी कोई फसल नहीं होती, सारी फसल तूफान में उजड़ जाती है, साइक्लोन आके उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। सो इन दिस पैसेज द नरेटर टेल्स अस दैट दीज पीपल लिव इन सीमापुरी एंड दे आर कॉम्प्लेसेंट, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी दैट दे आर लिविंग इन सीमापुरी एंड दे डू नॉट रिमेंबर देयर होम टाउन इन बांग्लादेश। दे डू नॉट वांट टू गो बैक टू बांग्लादेश बिकॉज दे फाइंड फूड हियर। They are able to fulfill the stomachs of their family members. They do not have to go to bed hungry and feeling stomachache due to hunger, and they are satisfied if they get some livelihood for one day and they are able to feed their children at least one time food. So they are happy to live in Simapuri rather than going back to Bangladesh. Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Let me explain this passage again. It seems that the narrator asked some women of that area why they do not go back to their green fields in Bangladesh. They said that they are happy there. In Bangladesh, they were not able to feed their children properly because their crops used to be destroyed in cyclones. They had fields, but those fields were not giving them food. They are capable of earning some livelihood. They are able
able to feed their children at least once a day, for one time a day, that they are happy, that they are not going to bed without, they are not sleeping now, they are not going to bed without eating anything. They have their लेखिका, ऐसा लगता है कि लेखिका ने इन लोगों से बात की तो कुछ महिलाएं जो टैटर्ड मीन्स फटी हुई, इनकी साड़ियां पहनी हुई हैं इन महिलाओं ने, और परंतु वो साड़ियां टैटर्ड हैं, फटी हुई हैं, उनसे पूछती है कि क्यों नहीं जाते आप अपने ग्रीन फील्ड्स में, जहां से आप वापस आए हो, जहां से आप बांग्लादेश से आए, वहां हरे भरे खेतों में क्यों नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ बेहतर समझेंगे यहाँ रहना। अगर दिन की समाप्ति पे वो अपने परिवार को भोजन कराने में सफल हो जाते हैं, अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को खाली पेट जाने से, अगर वो अपने परिवार के सदस्यों को एक टाइम का खाना कराने में सफल हो जाते हैं, खाना खिलाने में सफल हो जाते हैं, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। और यही कारण है दे वांट टू लिव इन Simapuri rather than going back to their fields in Bangladesh. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ कहीं भी इन्हें भोजन मिलने लग जाता है वहीं ये अपने तंबू गाड़ देते हैं। pitch their tents means अपने तंबू लगा देते हैं और वो इनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं। ट्रांजिट होम का मतलब होता है टेम्परेरी होम्स। चिल्ड्रन ग्रो इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं और बड़े होके 8-10 साल के जैसे ही होते हैं ये इनके सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का अर्थ है रैग पिकिंग करना, मतलब रोजी रोटी का साधन इनका सिर्फ क्या है, रैग पिकिंग। सो इन दिस वे दिस वीडियो lecture 1 of this lesson lost suffering is over. I shall come up with the second video. Till then, have a nice day. Thank you.